Hello students, good morning to all of you. This is Sanidev and today I am going to start next topic of French Revolution, that is Reign of Terror. French Revolution. टॉपिक आज होगा कितना पार्ट 4। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि फ्रांस बिकम्स रिपब्लिक। क्यों? उससे पहले डिस्कस किए थे कि फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि फ्रांस एबोलिश मोनार्की। फ्रांस क्या कर दिया? मोनार्की को सॉल्व कर दिया एंड बिकम्स रिपब्लिक। रिपब्लिक बन गया था। तो उसमें लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे रिपब्लिक बनने के दौरान क्या हुआ था कि जैकोबिन्स जो है वो उभर के सामने आया था एक पॉलिटिकल क्लब के रूप में। और जैकोबिन के अलावा क्या था कि जैकोबिन के अलावा जो रॉबेस्पियर था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वो मेन लीडर बना था वहां का। और उसके तहत क्या किया गया था कि पूरा जो एक रिपब्लिक बन गया, जो देश था फ्रांस एक रिपब्लिक बना था, और उसका मेन जो लीडर बनकर के सामने उभर के आया था वो रॉबेस्पियर। यानी कि पूरा टाइम पीरियड अब किसका आ गया? रॉबेस्पियर, यानी कि रेन ऑफ रॉबेस्पियर कर सकते हैं। रेन मतलब हो गया समय, जो समय था, जो पीरियड था, पीरियड किसका आ गया था? रॉबेस्पियर का पीरियड आ गया था। जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था उन्होंने कुछ कुछ चीजें अपनाई, कंट्रीब्यूशन दिया अपना, और उसके अनुसार से ही क्या हो लीडर था जैकोबिन क्लब का, और वही क्या कर रहा था? गवर्नमेंट को चला रहा था। जो टॉपिक है वो है रेन ऑफ टेरर। क्या है? रेन ऑफ टेरर। टेरर क्या होता है? टेरर का मतलब होता है क्या? आतंक। क्या होता है? आतंक। आतंक का काल। ये 1792 में लुई 16 को मार दिया गया था, और मारने के बाद क्या हुआ? मोनार्की समाप्त हो गया था। और उसके बाद रॉबेस्पियर जो है इसका टाइम पीरियड आया 93-94। ये जो था रेन ऑफ टेरर कहलाता है। रेन ऑफ टेरर। अब क्यों कहलाता है? ये क्यों कहलाता है? तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, किसका टाइम पीरियड था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब ये क्या था कि 93 और 94 की बात करते हैं। तो इस साल एक जो रूल लाया गया, क्या लाया गया? एक रूल लाया गया। लेकिन जो रॉबेस्पियर जो था वो एक पॉलिसी अप्लाई किया, सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। किसका पॉलिसी बनाया गया? पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। कंट्रोल एंड पनिशमेंट, कठोर नीति अपनाई। कंट्रोल और पनिशमेंट की कठोर नीति अपनाई। कोई भी वहां का लोग, कोई भी आदमी जब दिखता था कि नहीं ये राष्ट्र के प्रति दुश्मन है, यानी कि एनिमी, किसी पर भी शक होता था कि ये एनिमी है हमारे देश के, यानी कि देश का मतलब क्या हो गया कि एनिमी का मतलब जैकोबिन्स के जो क्या था, जो रिपब्लिक था, जैकोबिन्स के द्वारा जो रिपब्लिक बनाया था फ्रेंच का, ये रिपब्लिक का, लेकिन बहुत सारे लोग अभी है डेमोक्रेसी है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अगेंस्ट में राजा के, अगेंस्ट में गवर्नमेंट के। तो वहां पर था कि जो कोई भी रिपब्लिक का एनिमी है किसका? रिपब्लिक का, उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता था। और उसका जो एक रिवोल्यूशनरी जस्टिस जो था, जो क्रांतिकारी न्याय करने वाले थे, रिवोल्यूशनरी जस्टिस थे, उनको वो क्या करते थे? उस पर विचार करते थे, जिसको पकड़ करके जेल में डाला जाता था। तो पकड़ते किसको थे? जिसपे शक होता था कि ये रिपब्लिक का एनिमी है, शक का नाम उसको अरेस्ट कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। और जो रिवोल्यूशनरी जस्टिस थे उसको क्या करते थे? न्याय करते थे, उसको विचार करते थे, और सोच विचार करने के बाद उसको गियोटिन कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? गियोटिन। अब ये गियोटिन क्या है? ये गियोटिन कर दिया था। अब भैया ये बात आता है व्हाट इज गियोटिन? गियोटिन का मतलब क्या हुआ कि गियोटिन एक प्रकार का मौत, जिसे क्या है लोग फांसी की सजा सुना देते हैं। तो ये क्या था? एक झटके में सर को धड़ से अलग कर देने वाला एक यंत्र था, एक टूल। अभी किसी क्या था कि इस तरह से दो खंभा लगा हुआ रहता था, इसके बीच में इस तरह से ब्लेड फिट किया हुआ रहता था, दो पोल लगा हुआ रहता था, इसमें ब्लेड फिट किया हुआ रहता था। और ये एक सर को, जो हेड है, मैन के हेड को इसके अंदर क्या करते थे? इस तरह से घुसा दिया जाता था।
और घुसाने के बाद ब्लेड को यहाँ से छोड़ा जाता था इस तरह से, कि जब ब्लेड को अचानक से छोड़ते थे तो ब्लेड क्या होता था कि ब्लेड झटके के साथ आता था, इस तरह से लटका हुआ था ब्लेड, ये ब्लेड था। झटके जब छोड़ते थे क्या होता था कि एक झटके के साथ नीचे आता था और तुरंत में ही क्या होता था, सर जो है हेड बॉडी से कट के अलग हो जाता था। तो इसको ये डॉक्टर गियोटिन क्या था, तो गियोटिन एक प्रकार का यंत्र था जिसमें से दो पोल के बीच ब्लेड लगा हुआ होता था, और उस ब्लेड के द्वारा क्या होता था कि आदमी के सिर को उसके अंदर घुसा करके ऊपर छोड़ दिया जाता था और झटके के साथ वो कट के बाहर निकल जाता था। तो इस तरह से क्या था कि गियोटिन जो था, डॉक्टर गियोटिन इसका इन्वेंशन किया था। कौन किया था इन्वेंशन? डॉक्टर गियोटिन। और डॉक्टर गियोटिन इसका इन्वेंशन करने के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? गियोटिन पड़ गया। तो ये था कितने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या 1793 और 94 में, और 94 में अब इसके बाद क्यों नहीं रहा? क्वेश्चन बनता है क्योंकि 94 में ही रॉबespierre को भी क्या कर दिया गया? गियोटिन कर दिया गया। रॉबespierre सबको, सभी जो भी रिपब्लिक का एनिमी सब होता था, रॉबespierre उसको क्या करता था? गियोटिन कर देता था। फाइनली इसको भी गियोटिन कर दिया गया 94 में, 1794 में रॉबespierre को भी क्या कर दिया गया? मुंडी घुसाया, अखच कट कर दिया गया। तो ये था रेन ऑफ टेरर। ये क्या था? ये था आपका रेन ऑफ टेरर। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, प्रॉब्लम पूछेंगे। तो ये था रॉबespierre का काल, रेन ऑफ टेरर, इसलिए बोलते हैं हजारों लोगों को मार देने का कारण इसका नाम क्या पड़ा? रेन ऑफ टेरर इसका नाम पड़ा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? तो अब रॉबespierre तो क्या किया? बहुत सारे काम किए। तो ये 1794 में उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबespierre? जो मेजर्स टेकन क्या क्या लिया गया था? मेजर्स टेकन बाय मैक्सिमिलियन रॉबespierre। अब देखिए कि मैक्सिमिलियन रॉबespierre द्वारा क्या क्या जो मेजर्स टेकन था। पहला कथा है कि जो रॉबespierre गवर्नमेंट थे वो क्या क्या एक लॉ लाया, किस लिए? सीलिंग फॉर मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेज एंड प्राइसेस। जो मजदूरी था, किसका मजदूरी था? जो वहां का जो वर्कर्स थे उसका जो वेज था या फिर कोई चीज की कीमतें क्या होती थी कि कीमतें पूरा इधर से उधर कर देते, तो इसलिए क्या किया कि मैक्सिमम सीलिंग कर दिया कि यहाँ तक मैक्सिमम बेच को दिया जा सकता है। तो ये क्या कर दिया गया? एक लॉ लाया गया, किससे रिलेटेड? तो सीलिंग ऑन वेज एंड प्राइसेस से रिलेटेड लॉ किया गया। किसके द्वारा? रॉबespierre गवर्नमेंट। ये जो 93-94 का जो टाइम पीरियड था। और उसके बाद क्या था कि जो मीट और ब्रेड को राशन किया गया, मीट एंड ब्रेड वेयर राशन। क्लियर? मीट और ब्रेड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, राशन किया गया, सभी को लाया गया। और पीजेंट्स को फोर्स किया गया। किसको? पीजेंट्स को। किस लिए फोर्स किया गया? तो पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि वो अपने अनाज को, ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करके शहर तक लाएंगे, सिटी तक लाएंगे, और सिटी में जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया प्राइस है उसी पर बेचेंगे। क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट जो था रॉबespierre का, वो किसानों को, पीजेंट्स को फोर्सफुली ट्रांसपोर्ट करने के लिए मजबूर किया गया। किसका? ग्रेन का ट्रांसपोर्ट करोगे शहर तक ला करके, और शहर में उसको जो गवर्नमेंट के द्वारा प्राइस फिक्स किया गया है उस प्राइस पे बेचोगे। क्लियर है? ट्रांसपोर्ट दियर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट फिक्स्ड प्राइस बाय द गवर्नमेंट। अगला क्या कहता है? जो नेक्स्ट, अब इसके अलावा अभी भी देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चावल में खाते हैं, सर 40 रुपए केजी चावल खाते हैं, 50 रुपए केजी चावल खाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसको 10 रुपए केजी वाला भी चावल नसीब नहीं हो रहा है। आटा की बात करते हैं तो कोई आशीर्वाद आटा खाता है, तो कोई पता नहीं कौन सा आटा खाता है। तो ये वहां का भी कंडीशन था कि जो एक एक्सपेंसिव फ्लोर था, क्या था? एक्सपेंसिव, जो बहुत ज्यादा महंगा आटा था, फ्लोर था, एक्सपेंसिव फ्लोर था, उसको क्या कर दिया गया? उसको बंद कर दिया गया, फोरबिडन, पूरा एकदम से फोरबिड कर दिया गया, मना कर दिया गया। एक्सपेंसिव फ्लोर वाज फोरबिडन। और सभी सिटीजन्स को
एक जैसा का नाम क्या था? इसका नाम था पैन-डी-इगलाइट। पैन-डी-इगलाइट। तो जो पैन-डी-इगलाइट था ये एक क्या था? तो ये इक्वलिटी ब्रेड की बात करते हैं कि सभी लोग जो आटा है वो एक कलर का आटा, सेम आटा का ब्रेड खाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैन-डी-इगलाइट बोलते हैं। इसका मतलब होता है इक्वलिटी ब्रेड। क्या होता है मतलब इसका? पैन-डी-इगलाइट का मतलब होता है इक्वलिटी ब्रेड। और सभी सिटीजन्स के लिए यही लागू किया गया। जो क्या था? एक लोग जो एक मतलब की जो पूरा व्हीट होता था, पूरा व्हीट के साथ क्या होता था? बना हुआ था। जैसे क्या देखते हैं, एक तो होता है आटा, एक होता है मैदा, दोनों बनता है गेहूं से ही, लेकिन दोनों में क्या होता है? डिफरेंस आ जाता है। तो वही कहता है कि जो एक्सपेंसिव फ्लोर था उसको फॉरबिड कर दिया गया, और जो पूरा गेहूं के साथ जो एक सेम आटा बना हुआ था सभी सिटीजन्स के लिए, वही यूज करने के लिए कहा गया। मतलब कि सबको जरूरत था एक जैसा, जिसको हम लोग बोलते हैं पैन-डी-इगलाइट या तो इक्वलिटी ब्रेड कहा जाता है। ओके। और क्या था कि वहां पे सर और मैडम बोले जाते थे। लोगों को क्या बोलते थे? सर और मैडम। तो जो पुरुष थे उसको बोलते थे मॉन्सियोर। क्या बोलते थे? उसको बोलते थे मॉन्सियोर। ये जो मॉन्सियोर था, मॉन्सियोर का मतलब होता है सर, तो इसको, और जो मैडम था, मैडम, ये जो मैडम, सर और मैडम के जगह पे, मॉन्सियोर और मैडम के जगह पे सभी फ्रेंच को, मेन और जो वुमेन थे, सबको सिटोन और सिटोइन कहा गया। क्या कहा गया? सिटोन और सिटोइन। जो ही मेन और वुमेन थे सभी को क्या कहा जाने लगा? सिटोइन और सिटोइन, मतलब सिटीजन। एक आम वर्ड यूज किया गया। क्लियर है कि जो मैडम और मॉन्सियोर था उसके जगह पर सिटीजन यूज किया गया, सिटोइन और सिटोइन यूज किया गया। और क्या था कि जो चर्च के बारे में बहुत चर्चा करते आ रहा है, चर्च के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं फर्स्ट बार से ही। तो जो चर्च था, ये पूरा चर्च को क्या कर दिया गया? चर्च को जो बिल्डिंग्स थे उस पर कब्जा कर लिया गया। क्या कर दिया गया? चर्च के बिल्डिंग को कब्जा कर लिया गया, और जो चर्च चलता था वहां पर वो चर्च को बंद करवा दिया गया। और जो बिल्डिंग था, बिल्डिंग में गवर्नमेंट ऑफिस खोल दिए गए। क्या खोल दिए गए? गवर्नमेंट ऑफिस, या तो फिर गवर्नमेंट ऑफिस के अलावा जो है कि आर्मी को रहने के, जिसको बोलते हैं क्या? बैरक। तो आर्मी को रहने के लिए बैरक बोलते हैं, जिसको या तो फिर गवर्नमेंट ऑफिस खोल दिया गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि इस तरह से जो कंट्रीब्यूशन था समाप्त हो गया ये टॉपिक। और फिर फाइनली तो बता ही चुके हैं ऑलरेडी कि 1794 में क्या कर दिया गया? रॉबespierre को, मैक्सिमिलियन रॉबespierre वाज गियोटिन्ड इन 1794। ओके। तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है एक डायरेक्टरी रूल का। तो ये डायरेक्टरी रूल क्या होता है? व्हाट इज डायरेक्टरी रूल? डायरेक्टरी मतलब क्या हो गया कि डायरेक्टर, जो एक आदमी, जो उसका क्या है? निर्देशक हो, एक आदमी के निर्देशन में पूरा रूल चलाया जा रहा है, उसको डायरेक्टरी रूल कहा जाता है। तो अब ये कहा था, अगला कहा था कि एक डायरेक्टरी रूल फ्रेंड्स, डायरेक्टरी रूल। अब देखो क्या कहता है कि डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस की बात करते हैं। तो अभी बताया कि जो रॉबespierre क्या किया? रॉबespierre क्या हो गया? मर गया। और क्या होगा? मतलब कि जो जैकोबिन, जब रॉबespierre खत्म हो गया, फिर जैकोबिन क्या रहेगा? धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा। तो जैकोबिन डिक्लाइन करने के बाद एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना। जैकोबिन डिक्लाइन करने के बाद क्या बना? एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना। और उसमें क्या किया गया? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में नॉन प्रोपोटाइड सेक्शन को, नॉन प्रोपोटाइड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, जिसके पास धन संपत्ति को प्रॉपर्टाइड बोलते हैं, नहीं है तो नन लग गया। तो अब क्या, जैकोबिन्स जब था तो क्या किया गया था कि 21 वर्ष से 21 ईयर्स से ऊपर जो भी है, चाहे प्रॉपर्टी लेस हो चाहे प्रॉपर्टी वाले हो, सभी वोटिंग करने का अधिकार मिला। लेकिन जब जैकोबिन का फॉल हो गया, जैकोबिन खत्म हो गया, तो उसके बाद एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना। क्या बना? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन इसके तहत क्या गया? इसके तहत क्या किया गया कि जो नॉन प्रोपर्टाइड
सेक्शन था सोसाइटी का, जो कम पैसे वाले लोग थे, यानी कि जो उसको बोलते हैं ना कि गरीब लोग, तो गरीब लोगों को वोटिंग करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया, उससे वंचित कर दिया गया। किसमें? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में नॉन प्रोपर्टाइज सेक्शन जो सोसाइटी का था उसको वोटिंग करने से वंचित कर दिया गया। उसके बाद क्या कहता है कि इसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था 2 इलेक्टिव बनाया गया, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या बनाया गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। कितना? तो 2। तो ये जो 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल था, दोनों का डायरेक्टरी चुन किया गया, दोनों का एक डायरेक्टरी, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक इधर एक इधर, और दोनों का एक एक डायरेक्टरी चूज किया गया। और इसके अलावा 5 मेंबर्स के एग्जीक्यूटिव बनाया गया। क्या बनाया गया? एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाया गया। ओके, तो अब ये जो 5 मेंबर के अलावा क्या था कि अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि ये एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाया गया 5 मेंबर का। तो अब देखिए कि बना क्या? 2। कितना इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना बना? 2। दोनों का एक एक डायरेक्टर है, और ये 5 मेंबर का एग्जीक्यूटिव अलग बना। तो कहीं पर भी जब एक ही, जैसे कि अब कोई भी चीज हो, एक ही सामान के जब 2 मालिक बनेंगे तो दोनों में आपस में क्लेश होगा, कलह उत्पन्न होगा। क्या होगा? दोनों में कलह उत्पन्न होगा, दोनों में द्वेष मतभेद होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर भी वही बात आई कि यहाँ पर था 2 डायरेक्टर था, और दोनों डायरेक्टर के बीच क्या शुरू हो गया? दोनों डायरेक्टर के बीच कलह शुरू हो गया, क्लेश शुरू हो गया। अब ये क्लेश शुरू होने के बाद क्या हुआ कि दोनों जब हुआ, तो अब क्या था कि जब क्लेश शुरू हुआ तो दोनों एक दूसरे को डिसमिस करने की धमकी देने लग गया, तू मैं होना शुरू हो गया। कोई एक, अब मान लो कोई भी एक दुकान खोले, 2 पार्टनर है, अब दोनों पार्टनर के बीच कलह उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा किसी भी चीज के प्रति, तो आपस में तू मैं शुरू होगा। एक ही इलेक्टेड, अब 2 एक ही देश में 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और दोनों का अलग अलग डायरेक्टरी है, तो अपनी बात मनवाने के लिए तू मैं शुरू हो गया, कलह शुरू हो गया। और इस प्रकार से जो पॉलिटिकल था, जो पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन था, वो क्या हो गया? डगमाडोल हो गया। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो क्या हो गया? इनस्टेबल हो गया। यहां से क्या क्रिएट हुआ? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब क्या हुआ कि देखते हैं कि घर में जब 2 भाई झगड़ा करता हो आपस में, तो तीसरा फायदा उठाता है। कोई दुकान है, कोई मकान है, कोई कुछ भी है, मतलब कोई बिजनेस है, उसमें 2 पार्टनर है, जब दोनों पार्टनर में क्या होता है? कलह उत्पन्न होता है, उसका फायदा कौन उठाता है? तीसरा मजा ले लेता है। यहाँ पर मजा लेने वाला आ गया नेपोलियन बोनापार्ट। ये दोनों में जब कलह हुआ, क्लैश हुआ, क्या हुआ कि जब दोनों में ये 2 डायरेक्टरी था, और दोनों में जब क्लैश हुआ, तो क्लैश के कारण क्या हुआ कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई, यानी कि पॉलिटिकल जो स्टेबल था वो स्टेबिलिटी साथ होगी, आपस में नहीं कहता कि स्थिति खराब होगी, डगमाडोल होगी, अस्थायी हो गई, इनस्टेबल हो गया। ऐसे कारण क्या हुआ? मिलिट्री पावर को राइज करने का मौका मिला। किसको मौका मिला? मिलिट्री पावर को। किसके लीडरशिप में? तो यही से राइज हुआ कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। इस तरह से किसका राइज हो गया? इस तरह से नया, यानी कि जो क्लियर हो गया, जो मिलिट्री डिक्टेटर, इसको डिक्टेटर ही बोलते हैं, मिलिट्री डिक्टेटर। अब क्या हुआ कि नेपोलियन, अब इसके कारण क्या हुआ? ये दोनों आपस में झगड़ा किया, और मिलिट्री डिक्टेटर के उभरने का, सामने आने का, एक पावर बनने का रास्ता साफ हो गया, क्लियर। और इस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ फ्रांस में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।